अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन हो, इन्वर्टर एसी का बोर्ड हो, वॉशिंग मशीन का बोर्ड हो या कोई पावर सप्लाई हो, तो वहाँ पर ये एनटीसी या पीटीसी क्यों डैमेज होता है, वो कौन कौन सी रीज़न्स हैं, कौन कौन से असबाब हैं, क्या वजह हो सकती है, उनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये मेरे देखने वाले ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि ये एनटीसी या पीटीसी थर्मिस्टर जो भी होगा, ये क्यों डैमेज हो जाता है कि जो ही हम पावर ऑन करते हैं उसी वक्त ये ब्लास्ट कर जाता है। तो इसके ब्लास्ट करने के रीज़न क्या हैं जबकि ये रिले भी ऑफ है। इस सर्किट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वैसे तो मेरे पास ये वेल्डिंग मशीन की डायग्राम है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी देखते हैं। और मैंने इसको मज़ीद आसान करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने फिर ये डायग्राम बनाई थी और प्रैक्टिकली हम सर्किट देखेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। पहले सादा तरीन सर्किट देख लीजिए। यहाँ पर हम लाइन इनपुट वोल्टेज देते हैं, ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। इसके आगे एक रजिस्टर लगी है और एक रिले के ओपन पॉइंट है। अभी देखिए, करंट ओपन पॉइंट में से तो गुजर नहीं सकती, तो करंट को मजबूरन इसमें से गुजरना पड़ता है। यानी पॉजिटिव वोल्टेज जो हमने यहाँ से गुजारे हैं वो करंट यहाँ से चल रही है और इन कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देती है। नेगेटिव लाइन देखें तो ये आ रही है यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी करंट आ रही है थ्रू दिस रजिस्टर, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। अभी इसकी रेजिस्टेंस जो है वैसे तो 100 ओम 110 ओम जो वेल्डिंग मशीन के अंदर या इन्वर्टर एसी के बोर्ड्स के अंदर या वॉशिंग मशीन के बोर्ड्स के अंदर, तो ये 10 ओम से लेकर 100 ओम तक, लेकिन वेल्डिंग मशीन में 100 ओम होती है, 100 110 ओम। अभी करंट मजबूरन इसमें से गुजर रही है। मजबूरन क्यों, क्या वजह है कि हम इसको यहाँ से गुजार रहे हैं। पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। फिर हमें जब एक आइडिया हो जाता है, उस चीज़ के काम करने का तरीक़ाकार पता चल जाता है, तो हमें वजह फिर पता चल जाती है कि इसके ख़राब होने के असबाब कौन से हैं। देखिए, जब आप कैपेसिटर किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ये मैं पहले तो एक कैपेसिटर आपको लगा के दिखाता हूँ। ये है हमारे पास कैपेसिटर। इसको मैं किसी भी अगर लोड के साथ कनेक्ट करूँगा तो इसका जब इंटरनल चार्जिंग टाइम होता है 0, ये इस तरह से चार्ज होता है। तो पहला जो 62-63% होता है, फर्स्ट चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होता है, ये 5 टाइम चार्जिंग कांस्टेंट के अंदर, यानी 5 वक्फों के अंदर कैपेसिटर चार्ज होता है। पहले में 63%, बाकी जो बचेगा उसका फिर 63%, जो बाकी बचेगा 63%, तो ये स्टेप लेके चार्ज होता है। लेकिन ये जो वक्त होता है इसका, ये सबसे बुरा तरीन वक्त होता है। यहाँ से इसके वोल्टेज बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे इसका टाइम बढ़ रहा होता है। आप कहते हैं इस कैपेसिटर में चार्ज होना है 310 वोल्ट पे, तो ये जो वक्त है, ये जो इनिशियल टाइम होता है, उस वक्त इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं कि 0 ओम तो नहीं होती, लेकिन 0 के बिल्कुल करीब होती है। अगर मैं इसको सिमुलेट करूं कि मैं कहूं कि मेरे पास ये एक रजिस्टर है और इसको आप डायरेक्टली एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ये कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव को अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये 0 ओम के करीब है, तो क्या करेगा, या तो ये खुद डैमेज होगा, इसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ सकता है इस कैपेसिटर का। ये भी रजिस्टर नहीं है बेसिकली, ये है तो कैपेसिटर, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी जो है ये होती है। हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर एज अ रजिस्टर बिहेव करता है। जब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 के करीब होगी, कुछ मिली ओम, मैं कहता हूँ 100 मिली ओम है इसकी उस वक्त रेजिस्टेंस, तो उस वक्त ये सबसे बुरा तरीन इसका फंक्शन होता है। तो उससे बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए और इसके जितने भी बाकी कंपोनेंट हैं उनको बचाने के लिए यहाँ पर एक सीरीज़ में रजिस्टर लगा दी जाती है। अब ये एक आम रजिस्टर क्यों नहीं लगाई जाती, क्योंकि जैसे ही इसको चार्जिंग स्टार्ट करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा करंट बढ़ती है। तो जैसे ही करंट बढ़ती है तो आम रजिस्टर का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, हीट डेसिपेट करेगी, उसके डेसिपेट होने से रजिस्टर जलने के ख़तरे होते हैं। लेकिन ये जो है, इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है। जब कैपेसिटर एक ख़ास लेवल पर, आप कहते हैं यहाँ पर 100 वोल्ट 110 वोल्ट पे पहुँच जाता है, तो उसके बाद इस रजिस्टर को बाईपास कर दिया जाता है, क्योंकि फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती।
इसको एक रिले लगाकर रिले को ऑन करवाया जाता है। तो ये रजिस्टर, ये जो हमने एनटीसी या पीटीसी थर्मिस्टर जो भी लगाया है, इसको बाईपास कर दिया जाता है। अभी ये वो वक्त है जिस वक्त कैपेसिटर अपनी सेफ रेंज के अंदर दाखिल हो चुका है। यहाँ पे अगर नॉर्मल जो सिस्टम करंट 2 एम्पेयर है, तो ये करंट इस जगह पर स्टार्टिंग में ये 10 से 20 एम्पेयर, यानी 10 गुना से 20 गुना करंट इसकी ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं इन रश करंट, या इसको सर्ज भी कहा जाता है। सर्ज करंट, करंट सर्ज भी कहा जाता है, या सर्ज करंट कहा जाता है। ये जो सर्ज होती है, ये किसी कैपेसिटर के बिल्कुल एम्प्टी होने की वजह से, खाली होने की वजह से, ये एक बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करने की कोशिश करता है। उससे बचाने के लिए ये हमारा एनटीसी या पीटीसी लगा हुआ है। अभी देखिए, करंट चली, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गए। जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गए, अभी इससे आगे देखें तो हमारा नेक्स्ट सर्किट है, वहाँ पे इसको बाद में डिस्कस करते हैं। कैपेसिटर जब चार्ज होते होते एक ख़ास लेवल पे पहुँचते हैं, मैं कहता हूँ 100 वोल्ट पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पर हमारी ये पावर सप्लाई 100 वोल्ट पे ऑन हो जाती है। नेक्स्ट सर्किट हमारा 310 वोल्ट पे काम करेगा, लेकिन ये सर्किट 100 वोल्ट डीसी जैसे ही इस रेल पे आएंगे तो उस वक्त ये सप्लाई ऑन हो जाएगी। जैसे ही ऑन होगी तो ये ऑन होके, एक तो यहाँ पर कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है, कंट्रोल कार्ड को ऑन करवा देगी, और हमारा जो पल्स ट्रांसफार्मर है उसको ऑन करवा देगी। उसको ऑन होने के बाद ये कंट्रोल, हमारा पावर कंट्रोल सेक्शन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जैसे ही ये सप्लाई ऑन होती है, तो एक तो ये 5 वोल्ट देगी, 12 वोल्ट देगी, और यहाँ पे देगी ये 24 वोल्ट। डीसी रेल से वोल्टेज लेके जब डीसी रेल हमारी 100 वोल्ट पे आई, सप्लाई ऑन हो गई। इसके ऑन होने से ये 2-3 काम होते हैं। एक तो हमारा सर्किट ऑन हो जाता है, इसके फ़ैन वगैरह चलना शुरू हो जाते हैं, और साथ में 24 वोल्ट जाते हैं इस रिले को। पहले ये रिले ऑफ थी तो करंट को मजबूरन इसमें से गुजरना पड़ रहा था। जैसे ही रिले ऑन हुई तो करंट का अभी पाथ जो है ये यहाँ से इस तरह हो जाएगा, ये पॉइंट आपस में क्लोज हो जाएंगे इस तरह। पहले ये रिले ऑफ थी तो करंट ऐसे थी। अभी 2 कंपोनेंट हैं, एक है 100 ओम की रेजिस्टेंस और एक है 0 ओम का जंपर, क्योंकि ये जंपर कर देती है। तो ये 0 ओम के जंपर से गुजरेगी, क्योंकि करंट को क्या तकलीफ़ पड़ी है कि वो रेजिस्टेंस से गुजरे। पहले तो मजबूरी थी, वहाँ से जाना पड़ रहा था, लेकिन अब जो आसान तरीन रास्ता मिल गया है तो फिर वो यहाँ से मुशक्क़त नहीं करेगी, इस दिक्कत नहीं उठाएगी, सीधी सादी कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी। क्यों कि कैपेसिटर इस वक्त अपनी सेफ लिमिट पे जा चुका है, हमारी पावर सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके डैमेज होने के चांसेस क्या क्या हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी ये डीसी रेल हाई वोल्टेज यहाँ पर 310 वोल्ट आ रहे हैं, ये ग्राउंड साइड है। ये चाहे वो हाफ ब्रिज हो चाहे फुल ब्रिज हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो, पुश पुल हो, देखें तो इन स्विचों ने क्या करना है, इन आईजीबीटी हो, मॉसफेट जो भी है, कोई भी मॉड्यूल लगा हुआ है, तो इसने जो हमारी डीसी रेल है उसको पल्स के हिसाब से, जैसे ही इस पर पल्स आएगी उस पल्स के हिसाब से ऑन हो के थोड़े टाइम के लिए करंट गुजारनी है ट्रांसफार्मर में, ताकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन सके। उसके बाद इसने कट ऑफ हो जाना है। जब तो करंट गुजारेगा तो उस वक्त हमारी जो सप्लाई है, अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो इसमें से पॉजिटिव वोल्टेज गुजरेंगे, ऐसे होके अपना सर्किट इस कैपेसिटर पे पूरा कर लेंगे। बात समझ आ गई। जब ये ऑफ होंगे तो ये ऑन हो जाएंगे। जब ये 2 ऑन हुए तो इस वक्त ये तो रास्ता बंद हो चुका है, जब इसने रास्ता खोला करंट का, तो ये करंट इस तरह चलेगी। अगर पल्स नहीं आ रही, कंट्रोल कार्ड ऑफ है, तो उस वक्त इसको ऑफ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने पावर को यहाँ पर रोके रखना है, ये हमारा ओपन सर्किट है। अगर किसी वजह से हमारा ये ट्रांजिस्टर ये या 2 या ये 2 या 4, जब ये 2 या 4 डैमेज हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव लाइन है, अगर ये 2 शॉर्ट हो जाते हैं तो सीधी हमारी एक शॉर्ट सर्किट लिंक हो जाएगी।
कैपेसिटर के पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएंगे तो ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर हमारा कोई भी आईजीबीटी शॉर्ट सर्किट है, चाहे वो क्रॉस में है, अगर ये है तो करंट के पाथ ये हो जाएंगे, अगर ये है तो करंट के पाथ इस ट्रांसफार्मर में से होता हुआ ये हो जाएगा, अगर ये दो शॉर्ट हो चुके हैं तो ये शॉर्ट हो जाएगा। कोई भी सूरत हाल होगी, दो या चारों आईजीबीटी या मॉसफेट शॉर्ट होते हैं तो हमारा ये जो डीसी लाइन है, डीसी रेल है, इस पे वोल्टेज बिल्ड ही नहीं होंगे। जो मैंने कहा था कि एक सेफ लिमिट आती है, ये वाली कैपेसिटर चार्ज होते होते जब हम कहते हैं कि इस लेवल पर पहुंचेगा, लेकिन ये इस लेवल पे पहुंचने ही नहीं देगा। क्योंकि देखें अभी ये हमारा टोटल एक पीटीसी या एनटीसी जो भी थर्मिस्टर है वो हमारी डीसी रेल में आ रहा है। जितने वोल्टेज रेक्टिफाई होंगे वो इसके थ्रू गुजरते हुए इसमें गुजरते, तो एक वक्त वो आएगा, ये कुछ मिली सेकेंड इसका टाइम होता है, उतनी देर के लिए इसने बर्दाश्त करना होता है। अगर इसको लगातार आप करंट में दबाए रखें कि ठीक है जी करंट गुजरती रहे इसमें से, क्योंकि अभी रिले ऑन हो नहीं सकती, क्योंकि सप्लाई ऑन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहे। जब वोल्टेज नहीं बनेंगे करंट को मजबूरन इसमें से गुजरना पड़ेगा, ये ओवरहीट होगा, डैमेज हो जाएगा। इसकी जो प्लेटें हैं वो आपस में मटेरियल इसका फूल जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा। हमारा ये सेट शॉर्ट हो गया। अमूमन प्रॉब्लम इसमें होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्वर्टर एसी के अंदर है। हमारा आईपीएम शॉर्ट हो गया, जो पावर मॉड्यूल है वो शॉर्ट हो गया, आईजीबीटी शॉर्ट हो गए, तो ये डैमेज होने के चांसेस इसके 99% होते हैं। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम अगर हमारी ये कैपेसिटर इंटरनल शॉर्ट हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर ये वोल्टेज बिल्ड नहीं होंगे तो ये ओपन होगा। क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का पीछे फ़िल्टर सर्किट या फ्यूज़ नहीं इस्तेमाल होता, यहाँ पर सिर्फ पीछे एक ब्रेकर होता है, या ब्रेकर ट्रिप करेगा तो या ये हमारा पीटीसी जाएगा। पहला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम है हमारी पावर सप्लाई। इस पावर सप्लाई के अंदर भी मॉसफेट है। अगर वो मॉसफेट यहाँ से इंटरनल शॉर्ट हो जाए, उसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो फिर ये लाइन वोल्टेज नहीं बनेंगे और उस वक्त भी हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट होता रहेगा और ये पीटीसी डैमेज होगा। तीसरा प्रॉब्लम होता है कि हमारा ये वाला रिले जो है, अगर किसी वजह से ये रिले इंटरनल ओपन हो जाए, क्योंकि इसके कांटेक्ट में वो बार बार मेक ब्रेक कर रहे होते हैं, ऑन ऑफ होते हैं, तो इसमें स्पार्किंग होती है। वैसे तो बड़ी ढीठ किस्म की रिले होती है, लेकिन इसमें चांसेस होते हैं और ये प्रैक्टिकली होता भी है। तो इसके ये पॉइंट जो हैं वो स्पार्किंग की वजह से यहाँ से ओपन हो चुके होते हैं, या उसकी जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो बढ़ चुकी होती है, तो उस वक्त इसमें से करंट भी फ्लो हो रही होती है, वो भी एक चांस होता है। तो 1 2 3 4 ये 4 असबाब होते हैं। ये हमारा इंडस्ट प्रोटेक्शन सर्किट या यहाँ पे होगा या ब्रिज रेक्टिफायर से पहले होगा। अगर ब्रिज रेक्टिफायर से पहले है तो फिर ब्रिज रेक्टिफायर को भी ये प्रोटेक्ट करेगा। अगर ये इसके बाद है तो फिर हमारा नेक्स्ट सर्किट प्रोटेक्ट हो रहा है। सर्किट कॉन्फ़िगरेशन देख लें, फिर इसकी हम टेस्टिंग के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली बात, जब आप इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन पे, इन्वर्टर एसी पे, वॉशिंग मशीन के बोर्ड पे, जितने भी अनआइसोलेटेड सर्किट होते हैं जिसमें बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं, तो वहाँ पे कभी भी डायरेक्टली इस बोर्ड को टच नहीं करना। अगर ये बोर्ड पावर सप्लाई से उतरा हुआ भी है, लाइन सप्लाई से उतरा हुआ भी है, तो भी इसको टच नहीं करना। सबसे पहले डीसी वोल्टेज चेक कर लेने इस कैपेसिटर पर। अगर यहाँ पर वोल्टेज हो तो इनको डिस्चार्ज कर लेना है। बाद बात ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होते और ये कई दिन तक अपने अंदर वोल्टेज स्टोर रखते हैं। जैसे ही आप टच करते हैं तो ये झटका देते हैं और बहुत बुरा डैमेज करते हैं, क्योंकि डीसी वोल्टेज होते हैं। तो डीसी वोल्टेज हमेशा एसी की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। हमने लाइन और न्यूट्रल यहाँ पर अप्लाई किया है इस 2 पॉइंट्स पर। जब इन 2 पॉइंट्स पर लाइन और न्यूट्रल आता है तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, तो यहाँ से ये कट वाली साइड से पॉजिटिव वोल्टेज आउट करता है। ये पॉजिटिव वोल्टेज हमारे आते हैं इस पॉइंट से इधर। यहाँ पर हमारा ये कंपोनेंट लगा होता है जिसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं, एनटीसी बोलते हैं, पीटीसी बोलते हैं। अगर तो एनटीसी है तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। यदि ये उल्टा काम करता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रही है,
ये होता है अमूमन आमतौर पर पावर सप्लाइयों के अंदर इस्तेमाल होता है। वेल्डिंग मशीन के अंदर, इन्वर्टर एसीज के अंदर ज़्यादातर पीटीसी इस्तेमाल होता है। तो ये पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें साइंस ये होती है कि इसकी टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस इसकी बढ़ रही होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ी। क्यों? किसी वजह से रिले ओपन हो गई या हमारा कोई भी वजह है, हमारा सिस्टम ओवर करंट लेना शुरू करता है, तो ये सिस्टम की करंट को लिमिट करने की कोशिश करता है जितनी इसमें हिम्मत है। ठीक हो गया जी। तो अगर किसी जगह पे किसी वेल्डिंग मशीन के अंदर, ये चाइनीज़ के अंदर पीटीसी भी आते हैं, एनटीसी भी आते हैं। ये डिज़ाइनर पर डिपेंड करता है कि वो किस टेक्निक को यूज़ करते हुए करंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इनरश करंट को। अभी देखिए पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चलेंगे, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था, यहाँ से चलते हुए डीसी रेल पे चढ़ेंगे। ये आए यहाँ पे, तो इस लाइन से होते हुए अभी देखिए ये वोल्ट है, यहाँ से आए तो कैपेसिटर के ये वोल्टेज पीसीबी के अंदर वाली साइड से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये वाले, और साथ में इस कनेक्टर पर भी आ रहे हैं। और नेगेटिव वोल्टेज देखें तो यहाँ से ये सीधे ये आ गए। अभी नेगेटिव डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन पॉजिटिव जो है वो इसके थ्रू होते हुए ये पहुँच रहा है। अभी बात इससे आगे चलती है। जब इनिशियली कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होते हैं, उसके बाद एक ख़ास लिमिट पर जब वोल्टेज पहुंचते हैं तो सप्लाई हमारी ये इस वायर के थ्रू इस कनेक्टर पर आती है। तो इस बोर्ड के अंदर, इस मशीन के अंदर यहाँ पर एक अलहदा से ये हमारी पावर सप्लाई लगी हुई है, पावर सप्लाई मॉड्यूल लगा हुआ है। चाहे किसी तरह का कन्वर्टर लगा होगा, सप्लाई होगी, चाहे वो बोर्ड के ऊपर लगी हुई है या सेपरेट लगी हुई है। तो ये लो वोल्टेज पावर सप्लाई है। ये ऑन होगी, ऑन होने के बाद 5 वोल्ट, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट देगी। 12 और 5 वोल्ट हमारे कंट्रोल कार्ड के लिए और हमारे पल्स ट्रांसफार्मर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए होते हैं। तो 24 वोल्ट जो है वो इस रिले को आते हैं, ये वाली जो रिले लगी हुई है। तो ये रिले क्या होगी? ऑन होगी। तो इसके बगल में यहाँ पर ये लगा होता है एनटीसी या पीटीसी थर्मिस्टर, जो भी लगा होगा। तो ये रिले अपने ये वाले 2 कॉन्टैक्ट, ये देखिए ये डंडा बना हुआ है, तो ये बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जंपर हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे। पहले जो हमारी करंट को मजबूरन पीटीसी में से गुजरना पड़ रहा था, तो अभी ये करंट इस जंपर में से गुजरेगी, रिले के अपने इंटरनल कॉन्टैक्ट में से गुजरेगी। अभी ये वाली करंट यहाँ से चलेगी, ऐसे आ जाएगी। तो अभी अगर हमारी डीसी रेल शॉर्ट सर्किट है, हमारे ये आईजीबीटी शॉर्ट सर्किट हैं, तो आप क्या करेंगे? मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखेंगे, कंटिन्यूटी में रख लें, रेजिस्टेंस में रख लें। तो हमारे डीसी कैपेसिटर लाइन पर आप इसको चेक कर लें, तो ये शॉर्ट सर्किट बता रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जो ये पावर रेल है हमारी, ये शॉर्ट सर्किट है, हमारे आईजीबीटी शॉर्ट सर्किट है। इस मशीन में ये प्रॉब्लम है कि इसके ये आईजीबीटी शॉर्ट हैं। इन आईजीबीटी सेट को आप रिमूव कर लीजिए। जब भी आप वेल्डिंग मशीन रिपेयर करते हैं, सेफ्टी ये होती है कि सबसे पहले टेस्टिंग के लिए आप आईजीबीटी निकालें, उनको सेपरेटली टेस्ट कर लें। अगर इसके उतारने से ये शॉर्ट सर्किट ख़त्म हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है कोई पेयर आईजीबीटी का जोड़ा या सारे आईजीबीटी डैमेज हो चुके हैं, तो उनको आप रिप्लेस करेंगे। दूसरी चीज़, फिर हमारा जो पॉसिबल चीज़ होती है, रीज़न होती है, वो हमारी ये वाली सप्लाई होती है। जो मैंने यहाँ पे कहा था कि इसके अंदर भी मॉसफेट है, तो इसके अंदर वो वाली मॉसफेट ये वाली है। तो आप क्या करेंगे? इस सप्लाई को यहाँ से रिमूव कर लें, फिर इसकी जो इनपुट है वो काट दें। तो ये देखें यहाँ पर आपको उसका शॉर्ट सर्किट पता चल जाएगा। अभी भी शॉर्ट सर्किट है क्योंकि हमारे आईजीबीटी शॉर्ट है, आईजीबीटी मैंने उतारे नहीं हैं। अभी अगर इसमें प्रॉब्लम है तो भी पकड़ा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये 2 बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं अंदर ढोल नुमा, ये बहुत बड़े बड़े साइज़ में हैं।
ये हीट सिंक के अंदर वाली साइड पे है, शायद आपको नज़र आ सके, कोशिश करता हूँ। ये देखें यहाँ पर इसका कुछ मंजर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये और ये। अगर ये भी शॉर्ट सर्किट होंगे तो भी हमारा सर्किट जो है वो वर्क नहीं करेगा, तो भी हमारी इनरश प्रोटेक्शन ऑन रहेगी। फिर इसके बाद अगला प्रॉब्लम जो है वो हमारा होता है रिले का। तो मशीन को पावर से टोटली आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद कैपेसिटर वगैरह डिस्चार्ज कर लेने हैं और इसका इनपुट टर्मिनल भी उतार दें और इसका आउटपुट टर्मिनल भी उतार दें। इस पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दें। अगर आपके पास बिल्ट इन पावर सप्लाई है जो कि बोर्ड के अंदर कोने में बनी होती है, तो उसके जो एक जंपर लगा होता है सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए, 3 पिनों वाला जंपर होता है, तो उसको आप डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हमारी लो वोल्टेज पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखेंगे यहाँ पर या रेजिस्टेंस मोड में रखेंगे, तो पहले इन 2 पॉइंट्स पर जितनी पीटीसी की रेजिस्टेंस होगी वो आएगी। वो 100 ओम, 200 ओम जितनी भी होगी, 100 ओम या 50 ओम जितनी भी होगी वो होगी पीटीसी की रेजिस्टेंस। जैसे ही आप एक्सटर्नल 24 वोल्ट देंगे, कोई भी सप्लाई पकड़े 24 वोल्ट की, यहाँ पर ठोक दें, जैसे ही ये रिले ऑन होगी तो इसकी रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए। इसके दोनों पॉइंट्स को 0 होना चाहिए, यानी जैसे ही रिले टक करके ऑन होगी तो इसके ऑन होने से हमारा ये कांटेक्ट मेक होगा, तो ये हमारी रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, अगर देखिए यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स पर मैं मल्टीमीटर कनेक्ट करता हूँ और रिले हमारी ऑफ है, तो उस वक्त ये रेजिस्टेंस पड़ेगा मल्टीमीटर, ये वाली जो कि हमारा पीटीसी की रेजिस्टेंस है 100 ओम 200 ओम है। जैसे ही हम रिले को एक्सटर्नल 24 वोल्ट देंगे तो ये रिले ऑन होगी, तो हमारी जो मीटर की प्रॉब्स हैं वो यहाँ से जंपर हो जाएंगी इस जगह से। तो इस वक्त हमारा जो मल्टीमीटर है उसको 0 ओम रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अभी हम इसकी मेन डायग्राम देख लेते हैं। ये मैंने इस डायग्राम को आपको समझाने की खातिर कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, किस तरीके से आप उसको ट्रबल शूट करेंगे। तो चलिए अभी हम इसको डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम में भी उसी तरह है, यहाँ पर इसका EMI फ़िल्टर है, किसी मशीन के अंदर होता है, किसी के अंदर नहीं होता। जो अच्छी मशीन्स होती हैं वहाँ पे होता है। इससे आगे देखिए तो EMI फ़िल्टर के अंदर इसके EMI फ़िल्टर के बाद MOV है, इसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है। यही वो पीटीसी या एनटीसी या थर्मिस्टर है। तो नॉर्मल ये रिले के पॉइंट्स ऑफ हैं। जब ये ऑफ हैं तो करंट को हर हाल में गुजर कर ब्रिज पे जाना पड़ेगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर देखें, एनटीसी या हमारी प्रोटेक्शन के बाद लगा हुआ है। अगर ये बाद में है तो भी ठीक है, अगर ये सर्किट इस जगह पे है तो भी ठीक है। कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। जब ये कैपेसिटर चार्ज होते होते यही HT वोल्टेज यहाँ पर आ जाते हैं इस पॉइंट पर। तो ये HT वोल्टेज हमारी जो सेकेंडरी सप्लाई है, जिसको हम ये वाली, जिसको हम लो वोल्टेज पावर सप्लाई बोल रहे हैं, तो इस पे आ जाते हैं। तो ये सप्लाई स्विच करना शुरू कर जाती है। इस पर कोई भी एक छोटी सी IC लगी होगी, 38 42 43 44 45 कोई भी लगी हुई, कोई किसी किस्म का फ्लाई बैक लगा होगा, तो ये फ्लाई बैक ऑन हो जाएगा। ये कुछ तो वोल्टेज जनरेट करेगा, 5 वोल्ट +15 -15 12 वोल्ट जो भी होंगे, ये दे देगा हमारे कंट्रोल कार्ड की IC को, पल्स ट्रांसफार्मर ड्राइवर नेटवर्क को। और साथ में देखें तो ये एक 24 वोल्ट भी आउट कर रहा है, ये वाले। तो यहाँ पर ये देखें 1 2 और 3 रिले शुरू की हैं। किसी सर्किट्स के अंदर जो अच्छी क्वालिटी की मशीन्स हैं वहाँ पे 3 रिले भी इस्तेमाल की जाती हैं, 16 एम्पेयर की, 10 15 एम्पेयर की। तो यहाँ पर इसमें इकट्ठी 30 एम्पेयर की एक ही रिले लगा दी गई है। तो अगर 16 एम्पेयर वाली 3 लगी हैं तो वो और ज़्यादा सेफ़ होती हैं। तो जब ये रिले ऑन होगी तो रिले की कॉइल यहाँ पे शो की है, पॉइंट इसके यहाँ पे शो की है। तो ये पॉइंट क्लोज़ होंगे। जैसे ही क्लोज़ होंगे तो करंट हमारी जो है वो डायरेक्ट हो जाएगी, सीधी ब्रिज से होती हुई कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी। तो जो हमने कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कहा था कि ये इस तरह करके लीनियरली चार्ज होता है, ये वाली इनिशियल सर्ज जब सर्किट इससे निकल के सेफ लिमिट में हो जाता है तो हमारी सप्लाई जो है वो ऑन हो जाती है। ये वो तरीक़ेकार हैं
जिनसे देखते हुए आप इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये देखें एचटी वोल्टेज हमारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस पॉइंट पर, ये पॉजिटिव पॉइंट है और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है ये वाला। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को स्विच करते हुए हमारा ये ट्रांसफार्मर स्विच करता है। अगर ये इनमें से कोई जोड़ी, कोई दो या चारों शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमारा ये एनटीसी या पीटीसी डैमेज होगा। अगर ये रिले डैमेज हो जाएं, ये बाईपास ना कर पाएँ तो करंट हर वक्त इसमें से गुजरती रहेगी तो ये भी डैमेज होगा। जैसे ही आप स्पार्किंग करेंगे, रॉड को टच करेंगे, ये उड़ जाएगा, या मशीन ऑफ हो जाएगी या उड़ जाएगा। अगर तो वहाँ पे अच्छी मशीन है तो वहाँ पे 2-2 3-3 भी पैरेलल में लगे होते हैं, तो उस वक्त वो उड़ेगा नहीं बल्कि लाइन को ड्रॉप करवाएगा डीसीएल को। तो अगर कहीं पे 1-2 लगे हुए हैं तो फिर वो तो गया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।